हैं। जिस प्रकार से ये ट्रेन जा रही है, समझ लीजिए कि ये बेंगलोर हावड़ा की ओर ट्रेन जा रही है। टेरर एंगल ऐसा है कि इसकी बात कोई नई नहीं है। कवच एक ऐसा सिस्टम होता है जो सैटेलाइट से कंट्रोल होता है और उसकी बात हम भी कर लेते हैं। साल 2022 के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय रेल की अर्थव्यवस्था में 2.4 लाख करोड़ रुपयों का बजट बना, जिससे कि भारतीय रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं, इन सारे विषयों में, इन सारी चीज़ों में उसको खर्च करती है। लेकिन जो बालासोर में हुआ वो बहुत दर्दनाक है। बालासोर में हुआ वो बहुत सालों के बाद हुआ है। बालासोर में हुआ जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिसमें कई लोग आज घायलों की स्थिति में हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं, और जो आर्थिक क्षति हुई है, जो ट्रेन एक के ऊपर एक कोलैप्स हो चुकी हैं, उन स्थितियों की जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? ये सवाल हम खड़े कर रहे हैं। साफ तौर पर जब रेलवे का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा बजट, और उसके बाद ये इस तरह की जो हादसे हैं, इस तरह की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का हो जाना और चंद रुपयों के मुआवजे का दिया जाना, ये कहीं से भी जायज़ लगता है क्या? हमारा सवाल पब्लिक से भी है, आप भी अपनी राय दीजिएगा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ, रेलवे ट्रैक दोनों तरफ है, बीच में एक खाली ओपन स्पेस होता है। वहाँ से खड़े होकर मैंने ये सोचा कि आपको जो रेल हादसा है उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी यहाँ से दे दूँ। तो इस तरह से ट्रैक होते हैं। ये ट्रैक मिड लाइन कहलाएगी। इसमें मिड लाइन में जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, जैसा बताया जा रहा है कि मिड लाइन में कोरोमंडल एक्सप्रेस बहुत तेज़ गति से आ रही थी। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी और वो ट्रेन बहुत तेज़ रफ्तार से आ रही थी। साइड लाइन एक होती है, साइड लाइन में मालगाड़ी का खड़ा होना बताया जा रहा है। और ये ट्रैक चेंज होता कहाँ से? आगे कहीं से आप यहाँ जगह नहीं मिल रही है, नहीं तो हम आपको दिखाते हैं कि आगे जो ट्रैक चेंजिंग की जगह रहती है वो ऐसे एक कैंची नुमा एक जगह होती है जिससे ट्रेनें कर्व हो जाती हैं। तो 120 किलोमीटर की रफ्तार आने वाली ट्रेन को सीधे जाना था, लेकिन होता यह है कि पीछे जो कैंची नुमा एक यंत्र लगाया जाता है, उससे वो ट्रेन 750 मीटर के एक बोला चाहिए कि साइड एरिया की जो पटरी है वहाँ पर घुस जाती है। अब होता यह है कि इस जगह पे मालगाड़ी खड़ी, मालगाड़ी के खड़े होने की वजह से ट्रेन की जो बोगी है और कुछ बोगियाँ हैं जो पीछे कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियाँ हैं, वो जाकर ट्रेन की मालगाड़ी को डैश करती हैं। और जब इस मेन ट्रैक से जब स्पीड से ट्रेन आती है, अचानक से किसी स्पीड से आने वाली ट्रेन जिसे सीधा जाना है उसको कर्व कर दिया जाए, तो जो बाकी पीछे की बोगियां हैं, जिस प्रकार से ये ट्रेन जा रही है, समझ लीजिए कि ये बेंगलोर हावड़ा की ओर ट्रेन जा रही है। बाकी की जो बोगियां हैं वो उछलकर उस ट्रेन में टकराती हैं। हालांकि उस ट्रेन की भी जो कई बोगियां हैं वो पार हो चुकी थी, लेकिन पीछे की 3 से 4 बोगियां हैं और इस बोगी से जाकर उनकी ज़बरदस्त भिड़ंत होती है। अब आप सोचिए कि 120-125 किलोमीटर की रफ्तार इस तरह से सामने इधर डैश हुआ, पीछे साइड जो बोगियाँ डिरेल हुई वो इस तरह से इस ट्रेन में जाकर वो कोलैप्स हो गई और इस प्रकार से ये हादसा हुआ। अब हादसे के पीछे की वजहों को लोग तलाश रहे हैं। लोग सरकारी रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और मीडिया कवरेज भी देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी जो जानकारियाँ ले रहे हैं या मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो भी एक्सपर्ट से बात करने के बाद बता रहा हूँ। मैं कोई रेलवे का एक्सपर्ट नहीं हूँ। असल में होता यह है कि जो रेलवे के एक्सपर्ट रहते हैं वो बहुत कम सामने आकर बात करते हैं, टेलीफोनिक जानकारियाँ दे लेते हैं, लेकिन सामने आकर बात या इंटरव्यू देना वो ज़रूरी नहीं समझते या उनके प्रोटोकॉल में नहीं होता। तो इस तरह से मैंने बताया आपको। और सबसे बड़ी इसमें जो खामी है, जो उनके द्वारा जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट ने हमें बताया रेलवे के, उन्होंने बताया कि जब वो पटरी चेंज कर रही थी, ये जो आप सिग्नल देख पा रहे हैं जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए, ये उस समय ग्रीन था। ट्रेन ड्राइवर के बाद दरअसल में कोई पटरी चेंजिंग का कोई कंट्रोल पैनल से सिर्फ ब्रेक लगाना पड़ता है। तो ये हरा सिग्नल देखते हुए ट्रेन के जो ड्राइवर हैं उसने अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी। 120 125 के आसपास ले गए थे और उसके बाद अचानक से कर्व पटरी में आकर जो साइड लाइन की एक पटरी है वहाँ उसकी जो इंजन है और वो जो बोगियाँ हैं वो क्रैश डाउन होती है, और जो हैं जो मेन स्ट्रीम में खड़ी हुई हैं वो डिरेल होती हैं। और डिरेल हो जैसे ये ट्रेन जा रही है, इसे आप समझ लीजिए कि बेंगलोर हावड़ा की ट्रेन है, उस ट्रेन को डैश करती हैं। उसमें भी यात्री बहुत बड़ी पैमाने पे थे। अब आप सोचिए कि ये दुर्घटना
हृदय विदारक रही होगी, कितना बड़ा विस्फोट हुआ होगा वहाँ, और कितने बड़े पैमाने पर जाने गई हूँ। जो आंकड़े आ रहे हैं 288, कोई 292 कहता है, कोई 300 कहता है, लेकिन ऑफिशियल जो डाटा है अब तक नहीं आए। संभावनाएं मृतकों की और बढ़ने की वो इस प्रकार से है। तो मैंने पहले बताया अपने इंट्रो में कि रेलवे जहां इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा देश है, जो रेलवे बनाता है, सबसे ज़्यादा खर्च करता है, लेकिन जाहिर सी बात है जब ऐसी छोटी छोटी खामियां या त्रुटियां दिखेंगी से, या फिर ट्रैक चेंजिंग की वजह से, ये मैनुअल दिक्कत है जैसे बताया जा रहा है, तो इन मैनुअल दिक्कत को दूर करने वाले लोग अगर जिम्मेदार नहीं रहेंगे तो इन हज़ारों लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा। छोड़े जाते हैं सरकार जी, और जनता भी इसमें अपनी राय दे, हम कहेंगे। जैसे कि वर्ल्ड वाइड लेवल, तो अगर जापान के रेल नेटवर्क की बात करें तो वहाँ पर बहुत पहले एक बार इसमें 40 लोगों की जान गई थी। जापान ने सिक्योरिटी सिस्टम को अपने यहाँ लागू किया और आज उनके यहाँ ये स्थिति है। साउथ कोरिया भी है, तो जापान की मैं बात कर रहा था। जापान में ये स्थितियाँ आज बन चुकी हैं कि ज़ीरो कैजुअल्टी होती है। ट्रेनें, कई हाई स्पीड ट्रेनें चल रही हैं, मेट्रो चल रही है, बुलेट ट्रेन, ज़ीरो कैजुअल्टी होती है। तो इस प्रकार से हाथ में समीक्षा और बहुत बड़े इन विषयों पे ज़रूर गंभीर मंथन या विचार होना चाहिए। एक और सब्जेक्ट आता है वर्ल्ड वाइड लेवल की। अगर बात करें तो जो ट्रेन हादसे हैं उनकी संख्या और जो कोलैप्सेस हैं उनकी संख्या के आधार पर जापान एक बहुत उत्कृष्ट देश के तौर पर जाना जा सकता है। और उसके अलावा भी कई ऐसे देश हैं जो लगातार अपनी रेल सुविधाओं को हाईली सिक्योर और हाईली इंटीग्रेटेड करने की कवायद में लगे हुए हैं। लेकिन भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें हमने बताया कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत का है, और उसके बावजूद जब आर्थिक स्थिति भारत की रेल नेटवर्क से इतनी अच्छी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि एक सिस्टम की बात हो रही थी जिसकी अभी मीडिया में चर्चा भी लगातार चल रही है, कवच। कवच एक ऐसा सिस्टम होता है जो सैटेलाइट से कंट्रोल होता है, और उसकी बात हम भी कर लेते हैं। लोग बता रहे हैं, इस बारे में चर्चा हो रही है, मीडिया संस्थान बात कर रहे हैं, सरकारी ऑफिशियल जो बातें हैं वो भी आई हैं। उनमें बताया गया है कि 34,000 किलोमीटर का जो रेल नेटवर्क है उसमें मात्र 2,000 किलोमीटर में ये जो कवच सिस्टम है ये लॉगिन किया गया है। अब कवच सिस्टम होता क्या है, 2 ट्रेनों में ये सिस्टम लागू किया जाता है, और जैसे ही ट्रेन एक ही पटरी पे, सेम पटरी पे अगर एक ही पटरी पे 2 ट्रेनें आ जाती हैं तो ऑटोमेटिकली जो सैटेलाइट लिंक है वो आदेश वहाँ से चले जाता है, और सैटेलाइट लिंक से दोनों ट्रेनों को आदेश आ जाता है ट्रेन को ब्रेक लगाने का, तो ट्रेन को ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाता है। अब अगर 1 किलोमीटर के गैप में अगर दोनों ट्रेनें हैं तो 400 मीटर के पहले वो दोनों ट्रेनें अपने आप रुक सकती हैं। तो इस सिस्टम का ना होना अपने आप में बहुत बड़ी खामी है। ये सारे सवालात और ये सारी घटनाएं बहुत हृदय विदारक हैं और कड़वे भी हैं। इन कड़वे सवालों का जवाब सरकार को देना होगा। हालांकि रेल हादसे को लेकर जितने भी एंगल्स तलाश रही है गवर्नमेंट, या जो मीडिया संस्थान है, या जो एक्सपर्ट की राय है, वो लगातार कई एंगलों पे काम कर रही है। और एक बड़ा एंगल जो हम महसूस कर पा रहे हैं और बाकी कई मीडिया संस्थान भी महसूस कर पा रहे हैं वो है टेरर एंगल। टेरर एंगल ऐसा है कि इसकी बात कोई नई नहीं है। रेल ट्रैक को उखाड़ देना, रेल ट्रैक को डिस्ट्रैक्ट कर देना और ट्रेनों को डीरेल करके एक बड़े आतंकी हमले की साजिश करना, ये कोई नई बात नहीं है। ये कई बार हो चुका है, छत्तीसगढ़ में भी हो चुका है। कई बार नक्सलियों ने पटरियाँ उखाड़ी हैं, कई बार आतंकियों ने भी इस घटना में अपना काम किया है। और साफ तौर पर जो एक प्रकार का जो बोलना चाहिए कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी इस तरह के काम में संलिप्त हो सकते हैं। और सरकार इन सारे विषयों को एक साथ मैनेज कर रही है, एक साथ देख रही है कि इस घटना में आखिरकार जो जिम्मेदारी है वो कहाँ से शुरू होती है और जिम्मेदारी कहाँ पर ख़त्म होती है। तो इस घटना से जुड़ी पल पल की अपडेट जो भी होगी, जो बातें होंगी, जो वीडियोज़ होंगे, कोई बयान होंगे, कोई नेता कुछ कहते, आपको पहुँचाते रहेंगे। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।